नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे। अगर आप चाहते हैं कि निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए सरकारों पर निर्भर ना रहा जाए और बेखौफ तरीके से सच कहा जाए तो प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। हमारा अकाउंट नंबर पड़ोस में आपको दिख रहा है। आप जो मदद करना चाहें, जो सहयोग करना चाहें वो सहयोग करिए। ये हमको निष्पक्ष पत्रकारिता करने में और हिम्मत के संग पत्रकारिता करने में मदद देगा। अब बात शुरू करते हैं अखिलेश यादव के बराबर में पड़ी इस खाली कुर्सी के राज के बारे में। अचानक एक पूरे राजनीतिक गलियारे में सीन बदल गया जब ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव से मिलने पहुंच गए और उस समय पहुंचे जब कुशीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओजस्वी भाषण चल रहा था। मंत्र मुग्ध कर देने वाला भाषण चल रहा था। प्रधानमंत्री आमतौर पर बोलते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं, आपका मन करेगा आप उनको सुनते रहें। इतने भावपूर्ण तरीके से बात करते हैं कि आपको उनकी हर बात सही लगती है, भले वो आपके खातों में 15 लाख रुपए लाने की बात हो या फिर विदेशों से काला धन वापस लाने की बात हो। तो जिस समय पूरा वातावरण भाजपा में हो रहा था उस समय अचानक ओपी राजभर ने एक वीडियो जारी कर दिया, ट्वीट कर दिया। लग रहा था राजभर शायद इसी प्रधानमंत्री के भाषण का इंतजार कर रहे थे और जो वीडियो है उसमें उन्होंने कह दिया भाजपा साफ, क्योंकि अब राजभर और सपा साथ साथ आ गए हैं। कुछ दिन पहले ओपी राजभर ने एक बयान जारी किया था और ये कहा था कि हम देख रहे हैं, संभावनाएं देख रहे हैं, हो सकता है हम भाजपा के साथ भी बातचीत कर लें। तमाम बड़े टीवी चैनल ऐसे बल्ले बल्ले हो गए जिनको गोदी मीडिया आप लोग कहते हैं, वो गोदी मीडिया पे चलने लगा कि अगर ओपी राजभर और भाजपा एक आ गए तो क्रांति हो जाएगी। ओपी राजभर कितने ताकतवर हैं, उन चैनलों पे चर्चा चलने लगी, डिबेट चलने लगी कि ओपी राजभर को किस तरह मैनेज किया गया, ओपी राजभर से किस तरह बातें की गई, ओपी राजभर का इतना बड़ा कद बनाया गया कि उनके आने से भारतीय जनता पार्टी में भूचाल आ जाएगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, अब सारे बैकवर्ड बोर्ड भाजपा के साथ आ जाएंगे। तब सारे राजनीतिक पंडित जो होते हैं इस समय जो माहौल बनाते हैं टीवी चैनलों का, उन्होंने माहौल बना दिया था और इसमें उनकी गलती नहीं है, गोदी मीडिया बैठता ही इसीलिए है। मगर आज ओपी राजभर ने तमाम आशंकाओं को, तमाम बातों को धता बता दिया। जो राजनीतिक पंडित कह रहे थे कि 27 तारीख को जब ओपी राजभर की रैली होगी वहाँ 2 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, दूसरा हेलीपैड किसका होगा, एक चैनल पर मैं सुन रहा था वो कह रहे थे धर्मेंद्र प्रधान उसमें उतरेंगे और दूसरे कुछ ज़्यादा जोश में आ गए, उन्होंने कहा देश के गृह मंत्री अमित शाह उसमें उतरेंगे। मतलब ओपी राजभर का कद इतना बड़ा था कि उनकी रैली में अमित शाह शामिल होने आएंगे, कोई तकरीर करने आएंगे, ऐसा कुछ गोदी मक्त भीड़िया आगे आगे बताने लगे थे। मगर ओपी राजभर भी पुराने खिलाड़ियों ने खबरों में बने रहना आता है। तमाम चैनलों पर उन्होंने अपना नाम की चर्चा कराई और राजनीति में कहा जाता है आप हमारी प्रशंसा करिए, आप हमारी निंदा करिए, पर ईश्वर की खातिर हमारी चर्चा कीजिए। तो राजनीति में ओपी राजभर जानते हैं पर्चा, चर्चा और खर्चा, ये 3 चीजें मूल मंत्र हैं। लिहाजा ओपी राजभर ने जम के अपनी चर्चा करा दी। कोई टीवी चैनल, कोई अखबार, कोई पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर ऐसा नहीं था जिसमें राजभर को लेकर चर्चा ना हो, जिसमें भाजपा का अचूक पिछड़ा तीर ना कहा जाए उसको। लेकिन सारी बातें धरी की धरी रह गई। आज ओपी राजभर ने खुले तौर से कह दिया कि हमको अगर एक सीट भी नहीं देगी समाजवादी पार्टी तब भी हम समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, लड़ेंगे। जो फोटो वायरल हुआ उसमें ओपी राजभर और अखिलेश यादव के बीच एक खाली कुर्सी पड़ी है, आप देख सकते हैं। अब इस खाली कुर्सी पर कौन बैठने जा रहा है इसकी चर्चा राजनीतिक पंडित करने लगे। पहला जिक्र आया क्या ओबीसी भी इस गठबंधन में शामिल होंगे। लोगों ने चर्चा शुरू कर दी कि ओबीसी को समाजवादी पार्टी 5 सीटें देने को तैयार है, मगर समाजवादी पार्टी को करीब से जानने वाले कहने लगे कि अखिलेश यादव इतनी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय का जो माहौल है प्रदेश का अल्पसंख्यक समुदाय समाजवादी पार्टी के साथ वैसे भी खड़ा है। अगर ओबीसी लड़ेंगे तो उनकी स्थिति बंगाल के चुनाव जैसी हो जाएगी। गलती से मैं बांग्लादेश कह रहा हूँ क्योंकि बांग्लादेश की चर्चा आजकल राजनीति में बहुत तेज़ी से हो रही है कुछ भावनाएं भड़काने के लिए। तो बंगाल के चुनाव में जो ओबीसी का प्रयोग फेल हुआ, जो बिहार में थोड़ा सक्सेस हो गया, वो उत्तर प्रदेश में भी नज़र आ रहा है। तो ऐसे में लोगों का मानना है अखिलेश यादव ओबीसी को
उत्तर प्रदेश में पैर जमाने की गलती करने का अवसर शायद ना दें। तो फिर वो आखिर वो कुर्सी किसके लिए खाली है और क्या कोई संकेत है या यूं ही खाली है? एक बड़ी चर्चा आज ये बात की भी हो रही है, इस बात की भी हो रही है कि अब समाजवादी पार्टी के सूरमा संजय निषाद के पास अपने संदेशे भेजने में जुट गए हैं। संजय, आप कहेंगे कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, संजय निषाद तो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं। तो हजूर नितिन अग्रवाल भी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जिनको विधानसभा में उपाध्यक्ष बनाया गया। तो तकनीकी रूप से जो जितना चाहते थे संजय निषाद, वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया। वो अपने बेटे को केंद्र में मिनिस्टर बनाना चाहते थे, वो खुद को राज्य का एक कैबिनेट मिनिस्टर बनाना चाहते थे, पर भाजपा ने उनको एमएलसी बना के अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। तो समाजवादी पार्टी को पता है कि संजय निषाद बहुत महत्वाकांक्षी नेता हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं कम चीज़ों पे संतुष्ट नहीं होती। समाजवादी पार्टी ने ही संजय निषाद को वो प्लेटफॉर्म दिया था जिससे संजय निषाद एक बड़े ब्रांड के रूप में उभरे। गोरखपुर में उपचुनाव था और समाजवादी पार्टी और बसपा ने उस उपचुनाव में संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को टिकट दिया, रिकॉर्ड जीत कर दी। और योगी आदित्यनाथ के लिए इन 4.5 साल में वो सबसे गहरा जख्म था, क्योंकि गोरखपुर की सीट एक लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। मतलब योगी आदित्यनाथ की ये खुद की हार थी कि उनके गृह जनपद में लोकसभा की सीट कोई हार जाए। लिहाजा एक दर्द था, एक पीड़ा थी योगी आदित्यनाथ के मन में, लेकिन बीजेपी ने उसको पूरा किया। प्रवीण निषाद को तोड़ के ले आए बीजेपी। संजय निषाद के बेटे इस समय भाजपा से सांसद हैं और संजय निषाद बीजेपी से एमएलसी हैं। मगर राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। समाजवादी पार्टी भी इस समय पिछले कुछ महीनों से लगातार पिछड़े वर्ग में काम कर रही है, चाहे वो लालची वर्मा हो, चाहे रामअचल राजभर हो या स्वर्गीय सुखदेव राजभर हो। अखिलेश यादव ने अगर पिछले 6 महीनों में जब लोग उनकी आलोचना कर रहे थे अखिलेश यादव निकल नहीं रहे हैं, कहाँ हैं, उस समय अखिलेश यादव प्रदेश की एक लिस्ट बना रहे थे। उस लिस्ट में हर उस जिले के पिछड़े जाति के बड़े नेता का नाम दर्ज हो रहा था और ये साबित कर रहे थे वो कि पिछड़े वर्ग में उन्होंने काम करना है। जो लिस्ट आई है राज्य कमेटी की समाजवादी पार्टी की, वो चौंकाने वाली है लिस्ट है। उसमें धर्मेंद्र यादव नहीं है, उसमें डिम्पल नहीं है, उसमें राम गोपाल यादव नहीं है, उसमें यादव नाम मात्र के हैं, मगर उसमें बिंद है, उसमें पाल हैं, उसमें कुशवाहा हैं, उसमें मौर्य हैं। पिछड़ी जो जातियां हैं उनको प्रतिनिधित्व यादवों से कहीं ज़्यादा दिया गया है। जो छवि थी ये समाजवादी पार्टी की, ये समाजवादी पार्टी सिर्फ यादवों की है। अखिलेश यादव ने उससे एक बड़ी लाइन आगे खींच दी है और ये साबित कर दिया है कि वो बैकवर्ड राजनीति के एक बड़े पुरोधा बन के और उभरना चाहते हैं। जाहिर है उत्तर प्रदेश में अगर माना जाए, इससे में आप आकलन करेंगे तो पिछड़ी जातियों के सबसे बड़े नेता के रूप में अखिलेश यादव ने खुद को स्थापित कर लिया है। और ये 100% सत्य है कि पिछड़ी जातियाँ जिस पार्टी के साथ खड़ी होंगी, जिस नेता के साथ खड़ी होंगी, वही इस चुनाव में विजयी होगा। गांव-गांव तक संदेश है कि भाजपा सरकार ऊंची जातियों की सरकार है, वो ठाकरों की सरकार है, वो पंडितों की सरकार है, वो बनियों की सरकार है। केशव मौर्य की उपेक्षा का जिक्र हर गांव में है। तो जाहिर है पिछड़ी जातियों को फिर एक बार मोदी को कहना पड़ेगा कि मैं हूँ ना, लेकिन लोग पूछेंगे कि आप उत्तर प्रदेश में तो नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं जो एक ठाकरों के बड़े नेता के रूप में स्थापित हो गए हैं, क्षत्रियों के एक बड़े नेता के रूप में स्थापित हो गए हैं, उग्र हिंदुत्व के रूप में स्थापित हो गए हैं। अब उनके उग्र हिंदुत्व के आगे केशव मौर्य की कोई स्थिति बचती नहीं है। तो पिछड़ी जातियों को मनाना, पिछड़ी जातियों को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इन पिछड़ी जातियों के आगे हिंदू धर्म का बड़ा ठेका एक प्रतीक खड़ा करना होगा, धर्म को जाति से ऊपर लाना होगा। चुनाव में इतना कम समय बचा है, ये धर्म का तड़का लग पाएगा या नहीं लग पाएगा इस पर बहुत निर्भर कर रहा है। लेकिन सबकी निगाह इस बात पे लगी हुई है कि अखिलेश यादव के बीच में, अखिलेश यादव और ओपी राजभर के बीच में पड़ी इस खाली कुर्सी पर कौन बैठेगा। हम जल्दी बताएंगे आपको। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए कि ज़रूर सब्सक्राइब करें। यही वो चैनल है जो आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर खबर बताता रहेगा। थैंक यू।